बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने आज MCQ सॉल्व करने हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स के। जी तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑफ द फॉलोइंग विच हैज़ दी स्मॉलेस्ट रेस्ट एनर्जी। तो रेस्ट एनर्जी का ताल्लुक मैस के साथ है। ये मैंने एटॉमिक मैस यूनिट में इसको कन्वर्ट किया हुआ है, तो ये तीन वैल्यूज़ एटलीस्ट आप याद रख लें। ये टेबल भी एक गिवन है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो अगर आप एटॉमिक मैस यूनिट में देखें तो ई यानी इलेक्ट्रॉन जो है इसका मैस सबसे कम है, तो रेस्ट मैस एनर्जी भी इसकी कम होगी। तो इसी तरीके से मैस का भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो आप इस फार्मूले को याद करके जो है ना याद रखें। तो इसका ताल्लुक जो है ना वो इसके साथ है, इसका ये कम उसकी ये भी कम होगी। जी नेक्स्ट है मैस ऑफ अ न्यूट्रॉन। ये ऊपर वाली एग्जांपल में आपको नज़र आ रहा है, मैस ऑफ द न्यूट्रॉन इज़ अ लिटिल मोर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। ये देख लें आपको नज़र आ रहा है कि मैस ऑफ न्यूट्रॉन जो है ना वो लिटिल मोर है देन प्रोटॉन, इसीलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है। ये देख लें, ये 86 है, ये 72 है। तो आप इसको 6 डेसिमल तक लेके जाएंगे, पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स तक, तब आप इसको इजीली क्लियर देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको फील होगा कि न्यूट्रॉन का मैस प्रोटॉन के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा है। जी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज़, क्या चीज़ है? सिंपली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, जिसको हम Z से शो करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये आगे फार्मूला में यूज़ होगा, इसलिए आपको जनरल इसका आइडिया होना चाहिए। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 8। अब हम ये देखेंगे एटॉमिक, ये हमारे पास आइसोटोप से रिलेटेड ये चीज़ आ गई है। आयरन का एटॉमिक नंबर है 26। अब आयरन जो है ना उसके जो आइसोटोप्स हैं उनमें उनका मैस नंबर है 50 और 56, 57 और 58। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे? इसके लिए मैं आपको 8 और 9 इकट्ठे मैं स्टार्ट करूँगा, 8 और 9 को। तो इसमें 8 का आंसर भी आ जाएगा और 9 का भी। ये देखें, Z जो है ना वो एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को शो कर रहा है। A इज़ दी एटॉमिक मैस नंबर, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फार्मूला फिर क्या होगा? ये देखें, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ Fe की। सपोज कर लें इसका एटॉमिक नंबर इस क्वेश्चन नंबर 8 के हिसाब से 26 है और एटॉमिक मैस में ले रहा हूँ 56। आप A में से Z को माइनस कर लें, यानी 56 में से 26 निकालें तो आंसर आ जाएगा 30। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू है 30। तो इसका मतलब ये हुआ इसमें भी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये देखें, तो फिर देखते हैं कि कौन कौन से इसके सही हो सकते हैं। ये 8वें की बात हो रही है, फार्मूला यही यूज़ होगा। एवरी एटम ऑफ आयरन हैज़ 26 प्रोटॉन्स। देखें ना, उसका एटॉमिक नंबर अगर 26 है तो प्रोटॉन्स भी तादाद 26 होगी। ये बात ठीक है, ये Z को शो कर रहा है। सम आयरन एटम्स हैव 30 न्यूट्रॉन्स। 30 न्यूट्रॉन्स का कैसे पता चला हमें? कि अगर उसका आइसोटोप 54 वाला है, 56 वाला है, 57 वाला है या 58 वाला है, उसमें से सपोज कर लें हम 56 वाला लेते हैं, तो 56 में से 26 को माइनस करें। 56 में से 26 को माइनस करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी आ गई? 30। तो इन 4 में से ये वाली जो वैल्यू है ये शो कर रही है कि 30 न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं। ये भी करेक्ट हो गया। सम आयरन एटम्स है 54 न्यूट्रॉन्स, ये पॉसिबल नहीं है, ये वाला। डी कैसे पॉसिबल है? आइसोटोप में बी सेपरेटेड इन अ मैस स्पेक्ट्रोमीटर। यस, क्योंकि आइसोटोप्स का मतलब है जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक मैस डिफरेंट होगा। तो जब आप मैस स्पेक्ट्रोमीटर में उनके रेडियाई डिफरेंट बनते हैं, ये R1, R2 और R3, तो जैसे मैस होगा उस वे से उनका रेडियस होगा, ये प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए मैस स्पेक्ट्रोमीटर में आइसोटोप्स जो है ना अगर डिफरेंट रेडियाई बन रहे हैं तो इसका मतलब है उस एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स वहाँ पे मौजूद हैं। ठीक हो गया। और ये जो 9th है इसमें भी जस्ट फार्मूला पूछा गया, और मैं फार्मूला के लिए मैंने ये फार्मूला यूज़ कर जो है एक एग्जांपल भी ले लिया, वही 8वें में से। क्या कहा है? Fe A की वैल्यू कितनी है? 56 और Z की वैल्यू 26। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैसे मेजर करते हैं? एटॉमिक मैस में से
जेड को, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को निकाल दें, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बच जाएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट, आइसोटोप्स क्या चीज़ हैं? जिनका केमिकल बिहेवियर सेम हो गया, यानी सेम ई। ठीक है, सेम ई यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आप जो है ना आप कह सकते हैं कि सेम प्रोटॉन्स भी, या फिर आप कह सकते हैं कि उनका जेड जो है ना वो सेम होगा, ए सेम नहीं होगा। जी नेक्स्ट, जी नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है ये 19 बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इज एनर्जी दैट मस्ट बी सप्लाइड टू सेपरेट द न्यूक्लियस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स। यानी इसका मतलब ये है कि ये एक न्यूक्लियस है, अब इनको ये दो अगर अलग अलग हैं, दो अलग अलग हैं, इन दोनों को बाइंड करके जो इनको इकट्ठा करेंगे, दो अलग अलग हैं, तो एटॉमिक लेवल पे क्या हो रहा है कि इन दोनों का मैस, जब ये इकट्ठे होंगे तो मैस कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि इन दोनों को बाइंड करने के लिए वो एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से? इनका मैस कन्वर्ट हुआ है एनर्जी के अंदर बाय यूजिंग दिस फार्मूला, E इक्वल टू डेल्टा एम सी का स्क्वायर। ये मैस कन्वर्ट हुआ है एनर्जी के अंदर। जी अब ये नेक्स्ट फार्मूला है, इसको भी आप वैल्यू से भी शो कर सकते हैं कि ये डेल्टा एम मेजर कैसे किया जाता है, या फिर बाइंडिंग एनर्जी भी। तो पहले आप डेल्टा एम का फार्मूला देख लें, मैं कंसेप्ट से समझा देता हूँ आपको। ये एम जो है ना, ये है मैस ऑफ न्यूक्लियस टोटल, जैसे यहाँ पे था टोटल का ये वाला। अब इसमें से आपने माइनस करना है टोटल मैस ऑफ द प्रोटॉन प्लस टोटल मैस ऑफ द न्यूट्रॉन अलग अलग। अब मैस ऑफ द प्रोटॉन आपको गिवन हो तो पहले आप ये देखेंगे टोटल प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है, वो किससे शो होती है? जेड से। ठीक है, और अगर टोटल मैस ऑफ न्यूट्रॉन्स आपने लेना है तो पहले एक का तो आपको पता लग गया कि मैस ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, तो टोटल तादाद चाहिए न्यूट्रॉन्स की। वो आप कैसे निकालते हैं? वो फार्मूला आपको मैंने पहले बताया हुआ है। एटॉमिक मैस में से एटॉमिक नंबर निकाल दें तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो ये टोटल तादाद होगी मैस ऑफ दी प्रोटॉन्स, ये होगी मैस ऑफ दी न्यूट्रॉन्स। इन दोनों को ऐड करें तो माइनस एम, एम क्या है? इन दोनों को मिलने से जो न्यूक्लियस बनेगा। अब इसका जो डिफरेंस है वो क्या होगा? डेल्टा एम, मैस डिफेक्ट। इसी को आप अगर डेल्टा एम को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर होगी ये बात? अगर ये आपको बाइंडिंग एनर्जी का पूछा जाएगा तो पहले आप डेल्टा एम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जो भी चीज़ गिवन है उसमें मैस ऑफ द प्रोटॉन, वो मैंने आपको एटॉमिक मैस यूनिट में बताया हुआ है, उसको जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल प्रोटॉन्स की तादाद आ जाएगी, और यहाँ पे टोटल न्यूट्रॉन्स की तादाद, और फिर मैस से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मैस ऑफ द न्यूट्रॉन्स माइनस मैस ऑफ द न्यूक्लियस जो इन दोनों से मिल के बना है। इनका डिफरेंस है, और डिफरेंस का कंसेप्ट मैंने ऊपर बताया हुआ है आपको। जी इसीलिए इसका आंसर क्या बनेगा? सी। यहाँ तक ये मैस डिफेक्ट है, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाइंडिंग एनर्जी बन जाएगी। जी नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो वो आपने चार्ट देखा हुआ है, वो किसके लिए? एफई के लिए। पर न्यूक्लियॉन का क्या मतलब है? देखें, अगर किसी जगह पे दो न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इन दोनों में से किसी एक की बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, वो कितनी होगी? अगर दो हैं और अगर चार हैं, इन चारों को बाइंड करने के लिए बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और यहाँ एफई है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर न्यूक्लियॉन्स की तादाद आप बढ़ा रहे हैं तो एफई वाली पॉइंट पे जाके हर एक न्यूक्लियॉन की बाइंडिंग एनर्जी जो है, यानी अगर आप हीलियम का केस लेते हैं उसमें पर न्यूक्लियॉन की बाइंडिंग एनर्जी और होगी, अगर आप एफई का केस लेते हैं तो पर न्यूक्लियॉन की बाइंडिंग एनर्जी जो वो प्रोवाइड कर रहा है वो और होगी, और ये मैक्सिमम किसके लिए होती है? एफई के लिए। जी नेक्स्ट पॉइंट, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा हाफ लाइफ से रिलेटेड कुछ पॉइंट कर लेते हैं। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, लैम्डा इक्वल डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, किस रेट से जो है ना वो हम इसको ये डिसइंटीग्रेट होता है। तो हाफ लाइफ का फार्मूला फॉर अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है? लैम्डा टी इक्वल टू लॉग नेचुरल 2। लॉग नेचुरल 2 आपको क्या देगा? 0.693। तो लैम्डा क्या आ जाएगा?
0.693 डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन नंबर 33, हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज़ अबाउट 600। इसको आप टेबल की फॉर्म में करेंगे, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। हाफ लाइफ है 1600 ईयर्स। इनिशियली जो है ना वो कितना है, 1 ग्राम है रेडियम। तो ये बताएं कि कितनी अमाउंट बच जाएगी कितने साल के बाद, 6400 ईयर्स, कितनी बच जाएगी। पहले ये तो देखें डिके कितनी होगी। डिके का फार्मूला ये है कि 1600 के बाद 1/2, 32 के बाद 1/4, हाफ करते जाएं। तीसरे 48 पे 1/8 और 64 पे 1/16, यानी जितना पहले था उसका 1/16। अब 1/16 कितना होता है, यानी ये 1 ग्राम था तो ये हाफ हो जाएगा। तो हम 1/16 को आसानी के लिए मैं ऐसे करता हूँ, 3 जीरो ऊपर लगा लेता हूँ, तो ये 10 की ताकत -3 बन जाएगा। 1000 डिवाइडेड बाई 16 ये ऑलमोस्ट 63 आ जाएगा, 63 मिलीग्राम। तो टोटल जो डिके हुआ है ना 4 हाफ लाइफ के अंदर, वो कितना हुआ है, 63 मिलीग्राम। अब टोटल 1 ग्राम था, 63 उसमें से चला गया, तो रिमेनिंग कितना रह गया, 37 की रेंज में। तो इसलिए आप आंसर जो है ना ये क्लोज ये वाला लेंगे आप। उम्मीद है ये पॉइंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एक आध और क्वेश्चन में भी मैं समझा दूंगा कि हाफ लाइफ वाले क्वेश्चंस कैसे आपने सॉल्व करने हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप कि स्टार्टिंग विद अ सैंपल ऑफ प्योर कॉपर 7/8 ऑफ इट्स डिके इनटू जिंक इन 15 मिनट्स, द करस्पॉन्डिंग हाफ लाइफ। अब देखें 15 मिनट में वो 7/8 डिके हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं 5 मिनट लेता हूँ तो जाहिर सी बात है पहले 5 में 1/2, 10 मिनट में 1/4 और 15 मिनट में 1/8। तो रिमेनिंग कितना रह गया, ये रिमेनिंग है 7/8। तो डिके कितना हुआ है, फार्मूला उसका क्या होता है, 1 - 1/8। तो ये कितना आ जाएगा, 7/8। तो इसका मतलब है इसका जो पॉसिबल आंसर हो सकता है वो कितना है, 5 मिनट्स। हाफ लाइफ कितना होगा, 5 मिनट्स। कैसे मेजर किया, टेबल से 5 मिनट में 1/2, 10 मिनट में 1/4 और 15 में 1/8। ना वैल्यू दी गई है ना कुछ, सिर्फ ये कहा गया है कि 15 मिनट में वो 7/8 बच जाएगा। तो डिके कितना हुआ है, बेसिकली 1/8। और कैसे पता चला, हमने 1 में से 1/8 निकाला तो 7/8 बच गया। ठीक है, उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। ये उसने जो है ना फ्रैक्शन में ये चीज़ दी है। नेक्स्ट एक और सॉल्व करते हैं इसी तरह का, ताकि ये और ज़्यादा क्लियर हो जाए। हाफ लाइफ है ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप कितना, 6.5 आवर्स। इनिशियली जो है ना इतने एटम्स हैं, अगर इनिशियल इतने हैं तो ये बताओ कि नंबर ऑफ एटम दिस आइसोटोप रिमेनिंग कितने रह जाएंगे, कितने, 26 आवर्स के बाद। देखें 6 इनिशियली है 48, इतने हैं 10⁻32। एक के बाद देखें ना 26 आवर्स का मतलब ये है कि 4 दफ़ा आप ज़रा देंगे तो कितना आ जाएगा, 26 आवर्स। यानी कितनी दफ़ा आपने लेना है, 4 टाइम, 4 डिके लेने हैं आपने। ये देखें ना, एक का 6 या 5 और टोटल कितने आवर्स हैं, 26 आवर्स। तो पहले उसमें क्या होगा, ये हाफ हो जाएंगे, नेक्स्ट में 12, तीसरे में 6, चौथे में 3। तो इसका मतलब है 3×10⁻32 आइसोटोप्स। क्लियर हो गई ये बात। तो ये इसका आंसर है 3×10⁻30 नंबर ऑफ एटम रिमेनिंग कितने हो गए, 3×10⁻32 जी। नेक्स्ट अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गैमा रे से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, अ हीलियम एटम विद 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड। ये है हीलियम एटम्स। अगर यहाँ पे आप 4 और यहाँ पे लेंगे 2, एटॉमिक नंबर कितना रखेंगे, 2, और एटॉमिक मास कितना रखेंगे, 4, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा पार्टिकल जी। ये देखें, अगर अल्फ़ा पार्टिकल कहीं से किसी भी एलिमेंट में से निकले तो जो डॉटर न्यूक्लियस होगा वो किस फॉर्म में होगा, ये देखें, ये एक्स है, एटॉमिक मास ए, एटॉमिक नंबर Z। इसमें 4 की कमी हो जाएगी और इसमें 2 की कमी हो जाएगी, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, E 43। अब ये कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, लेकिन ये न्यूक्लियर रिएक्शन मोस्टली अटैच हैं अल्फ़ा, बीटा और गैमा से रिलेटेड।
तो इसमें आपने एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर पूरा करना है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी तरह का। रेडियो एक्टिव पोलोनियम 214, Z कितना है 84, डिके बाय अल्फा इमिशन, देखते हैं क्या होता है। आप फार्मूला लिखें, अगर अल्फा निकला है तो 4 की यहाँ से कमी होगी और 2 की यहाँ से कमी होगी। 4 की यहाँ से कमी हो तो 210 और 2 की कमी होगी तो 82। देखें ना, ये अल्फा पार्टिकल निकला है। 210 और 82 देख लें जनाब, 210 और यहाँ 82 की बजाय उसने Z अलग लिख दिया 82। ये देखें, ये भी आंसर है। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन जी। नेक्स्ट जी, बीटा पार्टिकल क्या है? ये प्लस में और माइनस में, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इसी से रिलेटेड भी कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस हम देखते हैं। चलें जी, एक और हम इसी तरह का क्वेश्चन लेते हैं। ये दरमियान वाले जो मिसिंग है ये आप सॉल्व करेंगे जी। एटम यूरेनियम कितना है 232, Z इसका कितना है 92। आप इस तरह का फार्मूला इक्वेशन साथ साथ लिखते जाएं। U 232, Z कितना लिखेंगे 92। किस में गया है PB में, कितना 207 और Z कितना है 82 विद हाफ लाइफ ऑफ अबाउट बिलियन ईयर्स बाय इमिटिंग 7 अल्फा पार्टिकल्स एंड बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स कितने होंगे? तो पहले देखें तो सही में डिफरेंस कितना आता है। अभी हम अल्फ़ा की बात नहीं करते। एक चीज़ 235 में थी, बाद में गई है 207 में, तो इसका मतलब है इसका A का डिफरेंस कितना आएगा 28 और ये 92 से 82 हुआ तो ये कितना हो गया 10। अब 7 अल्फ़ा पार्टिकल्स निकालें तो एक अल्फ़ा कितना होता है 4 और 2, तो 7 को 4 से ज़रब दें 28। मैथ्स का डिफरेंस कितना आ गया 28 जी, और 7 को 2 से दें 14। 28 और 14, इसका मतलब ये है। और हमें क्या कितना चाहिए 28 का और 10 का। इसका मतलब है ऐसी चीज़ यहाँ से आप निकालें जो -4 हो +4 ना हो। क्यों -4 करेंगे तो इसका मतलब है बीटा कितने निकलने चाहिए 4, क्योंकि 14 - 4 10 और ये 28 उसी तरह रहेगा, क्योंकि इस पर इसका एटॉमिक नंबर तो है लेकिन एटॉमिक मास नहीं है। ये 28 और 10, इसका मतलब है 7 अल्फ़ा निकलेंगे और 4 बीटा नेगेटिव पार्टिकल निकलेंगे। ये देख लें, हमारा रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया यहाँ पे, न्यूक्लियर रिएक्शन जी। नेक्स्ट, सिंपली आपने एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर पूरा करना है और ये बहुत आसान है आपके लिए। ये कॉपर 65, इस पर अगर अब एक बम्बार्ड करें हम न्यूट्रॉन तो ये रेडियो एक्टिव हो जाता है और ये कॉपर 66 में चला जाएगा। ये देखें, हमने कुछ भी नहीं करना, एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड करवाना है तो ये 65 से किस में चला गया 66 में, कुछ भी नहीं और करना, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट, ये देख लें, ये अगेन एक और न्यूक्लियर रिएक्शन हमने ले लिया है। अब देखें, ये मैं उधर से रीड करता जा रहा हूँ और इधर न्यूक्लियर रिएक्शन लिखता जा रहा हूँ। एल्यूमिनियम हैज़ एटॉमिक नंबर 13, एल्यूमिनियम की क्वेश्चन गिवन है, आप 13 यहाँ पे लिख लें। हीलियम हैज़ एटॉमिक नंबर 2, हीलियम की क्वेश्चन गिवन है, मैस गिवन है, एटॉमिक मास गिवन, एटॉमिक नंबर लिख लिया। और सिलिकॉन का है 14, या मैंने 14 लिख लिया। इसका मतलब ये हुआ इस इक्वेशन के हिसाब से ये 2 चीज़ें ऐड हो रही हैं, इससे ये तीसरी चीज़ बन रही है और चौथी चीज़ मिसिंग है। वो कहते हैं ये मिसिंग पार्टिकल क्या है, चेक कर लेते हैं। 27 और 4 31, तो एरो के एक इस साइड पे टोटल जो एटॉमिक मास बनता है वो 31 बन रहा है। 13 और 2 15, एटॉमिक नंबर 15 बन रहा है। एटॉमिक मास 31, एटॉमिक नंबर 15, एरो के इस साइड पे भी उतना होना चाहिए। यहाँ पे 30 आ गया, तो एक जो भी चीज़ यहाँ पे है एक्स कोई चीज़ है उसका जो एटॉमिक मास है वो 1 होना चाहिए। ये 15 है और ये कितना आ रहा है 14, तो ये भी कितना होना चाहिए 1। 14 और 1 15, 30 + 1 31। तो न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो इक्वेशन दोनों साइड पे इक्वल हो गई। अब जो भी चीज़ है उसका 1 और 1, और ये किसका होता है प्रोटॉन का, क्योंकि उसका एटॉमिक मास भी 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है। सो सिंपल, बहुत आसान है। चलें जी, इसी तरह का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, अ सर्टेन न्यूक्लियस आफ्टर एब्जॉर्बिंग अ न्यूट्रॉन emits a beta negative and then separates into 2 alpha particles. The original nucleus must have mean, अब उन्होंने लेफ्ट साइड पूछी है कि x क्या था, उस पर आपने एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया। ये न्यूट्रॉन का सिंबल है 1 और यहाँ 0 आएगा। उसमें से क्या निकला है, एक बीटा निकला है और 2 अल्फ़ा निकले हैं। ये मैंने अल्फ़ा लिख लिया। इनका एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर सब का आपने लिखना है। बीटा नेगेटिव है तो 0 - 1। चलें जी, दोनों साइड्स पे कंपेयर करें। 4 और 4 8, यहाँ 0 है। 2 और 2 4 और -1, यहाँ 3, यानी जो भी चीज़ है यहाँ 8 यहाँ 3। अब बताएं
यहाँ पे x क्या होना चाहिए, न्यूट्रॉन है यहाँ 1, तो x जो भी है उसका यहाँ 7 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। देखिए 7 और 1 8, 3 जमा 0 3, तो x जो है 7 और 3 ये इसका बनेगा। बहुत ही आसान है, विद इन 10 to 15 सेकंड्स आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। आपने न्यूक्लियर रिएक्शंस को ऐसे ही सॉल्व करना है, कभी राइट साइड में से कोई चीज़ मिसिंग होगी, कभी लेफ्ट साइड में से मिसिंग होगी। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने कुछ और फार्मूलाज भी साथ लिख दिए हैं। ये किस चीज़ से रिलेटेड हैं, रेडियो एक्टिव सोर्स में से जो रेडिएशन निकल रही हैं उनके जो रेट ऑफ डिके है वो किस में हम मेजर करते हैं, बैकरल में। तो आपने इसके अलावा ये भी याद रखना है कि 1 बैकरल इक्वल होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, और इनका दूसरा यूनिट है 1 क्यूरी। और क्यूरी जो है वो किस चीज़ की इक्वल होता है, क्यूरी हमारे पास इक्वल होगा 3.7 10⁻10 बैकरल या डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ये रिलेशन भी आपने याद रख लेना है। अब वो जो रेडिएशंस आ रही हैं वो किसी मैस पे पड़ेंगी, एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू मैस, जिसको आप डोज का नाम देते हैं, एनर्जी पर यूनिट मैस ऑफ द टारगेट डिलीवर्ड बाय द रेडिएशन टू द टारगेट। रेडिएशन तो आ रही हैं, अब वो किसी मटेरियल पे पड़ेंगी, किसी मैस पे पड़ेंगी, तो पर यूनिट एनर्जी पर यूनिट मैस, उसका यूनिट क्या होगा, ग्रे। ठीक है, अगर उसका यूनिट ऐसा यूनिट ग्रे है तो ग्रे का रिलेशन एक और यूनिट के साथ है, वो है रेड, और 1 रेड इक्वल होता है 0.01 ग्रे के। इसको लिख लें, या 1 ग्रे कितना होगा, 100 रेड के इक्वल। 100 रेड जो है वो किस चीज़ की इक्वल होगा, 1 ग्रे के। ये भी साथ लिख लें। अब वो जिस मटेरियल पे पड़ेंगी उसका जो रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उसके RBE फैक्टर पे। देखें ना, अगर दिल पे आप रेडिएशन फेंकते हैं उसका रिस्पॉन्स और होगा एब्जॉर्प्शन का, और अगर आप हार्ट की बजाय जो है ना वो गुर्दे पे फेंकेंगे या किसी और बॉडी के पार्ट पे फेंकेंगे तो उसका रिस्पॉन्स और होगा। उसके लिए फिर हमें सेवर्ट, ये एक और यूनिट आ गया, ये किस चीज़ की इक्वल होता है, D मल्टीप्लाइड बाय RBE। ऐसा यूनिट इसका क्या है, सेवर्ट, और सेवर्ट किस चीज़ की इक्वल होगा, D का होता है ग्रे मल्टीप्लाइड बाय RBE, ये कांस्टेंट वैल्यू है। और इसका दूसरा यूनिट क्या होता है, जैसे उनका था 1 रैम विच इक्वल टू 0.01 सिवट, या 100 रैम जो है वो इक्वल होगा 1 सिवट के। तो ये तीनों, ये रेडिएशन से रिलेटेड, वही रेडिएशन जब एनर्जी पर यूनिट मैस के हिसाब से लेंगे, जहाँ पे पढ़ेंगे उनका जो इफेक्ट है वो ग्रे में, और ये इफेक्ट जो है ना वो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट आर्गन। उसके लिए RB फैक्टर उसका पुट करेंगे, उसके लिए तीसरा यूनिट आपने याद रखना, इसलिए इसका बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। तो ये मैंने कन्वर्जन्स भी यहाँ लिख दी हैं, और ये तीनों MCQ भी आपको सॉल्व करवा दी हैं। तो ये कन्वर्जन्स भी आपको आने चाहिए, इनके यूनिट्स भी आपको आने चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर लेक्चर ऑफ न्यूक्लियर फिज़िक्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।